स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस की ऑफिशियल में। सक्सेस की ऑफिशियल द्वारा जो आपको 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन गेस क्वेश्चन जो डाला गया है, उसका पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक को हल किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या आर और ऊंचाई h है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो पिछले क्लास में हम बताए थे कि बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है आयत। ठीक है, अब देखिए एक आयताकार कागज है, इसमें यह है लंबाई और यह है चौड़ाई। जब इस आयताकार कागज को जब हम बेलन के रूप में बेलन बनाएंगे, इससे यही बेलन बन गया और यही वक्र पृष्ठ होता है इसका। तो बेलन बनेगा तो ये चौड़ाई जो है ये ऊंचाई हो जाएगा h, और जब बेलन बनने के बाद ये लंबाई जो है ये गोल शेप में आ जाएगा, जिसको हम वृत्त का साइड जो होता है उसे हम वृत्त की परिधि कहते हैं। तो ये साइड जो हो जाएगा, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो चौड़ाई की जगह पे h हो जाएगा और लंबाई की जगह पे वृत्त की परिधि 2πr हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो शंकु जो बेलन के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, लंबाई की जगह पर हो जाएगा 2πr और चौड़ाई की जगह पे h हो जाएगा, तो 2πrh। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2πrh। इसको डिटेल्स में बना के भी दिखा दिया गया है कि अगर ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर में क्वेश्चन, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा अगर त्रिज्या और ऊंचाई की वैल्यू दी रहेगी तो उसको आप ऐसे हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन होगा। तो शंकु की आधार की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन जो होता है 1/3πr² होता है। तो वैल्यू डालेंगे हम, तो r का पावर 2 है, तो त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, 2 बार डाल दिए, ऊंचाई 24 है, 3 से 24 कट गया 8 बार, तो पाई इंटू 36 गुने 8, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका। क्वेश्चन नंबर 23 है, गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, तो गोले का आयतन होगा। तो गोला का व्यास दिए हुआ है, व्यास जो होता है एक साइड से दूसरे साइड तक को व्यास करते हैं, जिसको डी से डिनोट करते हैं। तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है और त्रिज्या व्यास का आधा होता है। तो इससे त्रिज्या निकालिए हम, 3 सेंटीमीटर आ गया हमारा। गोले का आयतन होता है 4/3πr³। तो 4/3 पाई इंटू आर क्यूब है, तो आर का वैल्यू 3 आया है, 3 बार डाल दिए, तो 3 से 3 कट गया और 3 क्या 9, 9 9 चौका 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि इसका आंसर ऑप्शन जो है वो पाई के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, इसलिए हम पाई के रिस्पेक्ट में निकाल दिए, तो 36 पाई हो गया। अगर आंसर पाई के रिस्पेक्ट में नहीं होता तो पाई का वैल्यू 22/7 हम लोग डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्न में से कौन x-3 y = 0 तथा 2x + 4y = 0 का हल है। तो इसके लिए बहुत से तरीके हैं, लेकिन हमें जो समझ में आता है कि आसान तरीका है वो इस तरह से है कि ऐसा तो 2 नंबर में सजा के बनाते हैं, लेकिन हम सजा के इसलिए बना दिए हैं कि जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको आसानी हो जाए। एक को समीकरण 1 मान लिए, दूसरे को समीकरण 2 मान लिए, और देखेंगे कि हमको दोनों में या y या x को समान करना है। तो हम देखेंगे कि समीकरण 1 में अगर 2 से गुना कर देते हैं और समीकरण 2 में 1 से गुना कर देते हैं तो दोनों समान हो जाएंगे। तो 2 से गुना किए तो 2x - 6y = 2 0 0। 1 से गुना करेंगे तो ये यही रहेगा। अब इसमें से हम क्या करेंगे, घटा देंगे। समीकरण जो हमारा नया समीकरण आएगा उसमें से पहले वाले से दूसरे वाले को घटा देंगे। तो घटा दिए तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस कट गया, अब माइनस माइनस प्लस 6 4 10 बड़ा है 6 तो -10 y बराबर प्लस माइनस माइनस 10 में से 0 गया, 10 बड़ा है 10 तो माइनस माइनस से माइनस कट गया, और 10 से 10 एक बार, तो y का वैल्यू 1 आ गया। अब y का वैल्यू समीकरण 1 में या 2 में किसी में डालेंगे तो x - 3 इंटू y का वैल्यू 1 है, तो x बराबर ये माइनस इधर आके प्लस में, इस तरह से हल जो होता है हमारा x = 3 y = 1। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी, x = 3 y = 1। 25 नंबर क्वेश्चन है कि आकृति में DE समानांतर है BC है, तो AD = 4 दिए हुआ है, DB = 6 और AE = 5। तो इसी का मान ज्ञात करें। तो जब त्रिभुज जब 2 रेखाएं
जब डी समानांतर है बी सी ऐसा हो तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज दिया हुआ है, आकृति बना दिया हुआ है और दिया हुआ है कि डी समानांतर है बी सी। तो जब डी समानांतर बी सी होगा तो आपका ए डी बटा डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बटा ई सी। तो हम लिखेंगे जब डी समानांतर है बी सी इसलिए ए डी बटा डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बटा ए सी। इसी एकदम आसान है, इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना। अब वैल्यू डाल दिए, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी जिसको हम कैचिया गुना कहते हैं, तो 4 में इसी से गुना हुआ तो 4 इसी और 6 बच्चे 30। यहाँ पे इसी का वैल्यू हम x भी मान सकते हैं। इस तरह से 4 इधर गुना में इधर आके भाग में हो गया, इसलिए इसी का वैल्यू आ गया 7.5। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सही आंसर होगा 7.5 सेंटीमीटर। 26 नंबर क्वेश्चन है कि एक वृत्त के व्यास के दोनों किनारे खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है। एक वृत्त है, उसका ये व्यास हो गया, इसके दोनों किनारे जो स्पर्श रेखा खींची जाएंगी ये हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे, समानांतर होंगे। क्या होंगे, समानांतर होंगे। तो याद रखिएगा कि 26 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है। तो वृत्त के व्यास के दोनों किनारे जो स्पर्श रेखा खींची जाती है वो हमेशा होती है समानांतर। क्वेश्चन नंबर 27 है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी खींची गई, यानी पी ए बराबर 8 है तो पी बी का वैल्यू, तो हम जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में समान होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो पी ए बराबर अगर 8 है तो पी बी बराबर भी कितना होगा, 8 ही होगा, क्योंकि ये परिमेय आप लोग पढ़े होंगे कि जब किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो दोनों आपस में समान होते हैं। पिछले क्लास में बताया भी था मैं। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, यदि एक बिंदु पी से ओ केंद्र वाले वृत्त पर पी और पी बी स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं तो कोण पी ओ ए बराबर होगा। तो ये वृत्त है, वृत्त पर दो रेखाएं पी और बी पी बी 60 डिग्री पर झुकी हुई है। तो कह रहा है कोण पी ओ ए, अर्थात ये कोण पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको हम डॉटेड लाइन से बीच से ये कर दिए। अब ये जो डॉटेड लाइन हो जाएगा तो ये दोनों कोण आपस में बराबर में बट जाएंगे। तो ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, आधा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से लिख सकते हैं कोण ए पी बी बराबर 60, तो कोण ए पी ओ बराबर हो जाएगा 60/2 बराबर 30 डिग्री। अब हम पिछले क्लास में भी बताए थे कि स्पर्श रेखा जो है वो समकोण बनाता है। स्पर्श रेखा लंब होता है तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो कोण ओ ए पी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। अब आ जाएंगे हम त्रिभुज ए ओ पी में, अर्थात त्रिभुज ए ओ पी में। ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन गया, तो हमारा ये कोण मिल गया, ये कोण मिल गया, ये कोण ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो इसमें हमने क्या किया कि एक 30 आया मेरा और एक 90 डिग्री हो गया, दोनों वैल्यू डाल दिए। तो हमारा कोण पी ओ ए जो क्वेश्चन में पूछ रहा है तो ये 9 3 बार 120 डिग्री हो गया, तो कोण पी ओ ए बराबर हो जाएगा 180 और इधर से 120 प्लस में इधर आके माइनस में तो हो जाएगा 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक पासा को फेंकने पे अभाज्य अंक आने की प्रायिकता। एक पासा जो होता है, आप जानते हैं कि लूडो का जो गोटी होता है, जिसे हम लोग लूडो की गोटी कहते हैं, उसको पासा कहते हैं। तो पासा जब फेंका जाएगा तो कुल संभव परिणाम जो हो जाएगा एक पासा में 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, क्योंकि उस पर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6। तो संभव परिणाम कुल हो जाएंगे 6। अब उसमें कह रहा है अभाज्य संख्या, तो इसमें अभाज्य संख्या जो हो जाएंगे, अभाज्य संख्या आपको बता दें कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरे से भाग न लगे, विभाजित न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इसमें अभाज्य संख्या हो जाएगा 2 5 3 और 5। फिर से सुनिए, अभाज्य संख्या किसको कहेंगे, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरे से भाग न लगे, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुल संभव परिणाम, तो P बराबर होता है E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणाम की संख्या। तो कुल संभव परिणाम 6 है और E के अनुकूल परिणाम अभाज्य संख्या है 2 3 5। इसमें जो अभाज्य संख्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो अभाज्य संख्या कुल कितना है 3, तो 3/6, तो कट के आ गया हमारा 1/2। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1/2। 30 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदु A -3 0, B 5 -2 तथा C -8 5 है। तो इस त्रिभुज का केंद्रक क्या होगा। तो त्रिभुज का केंद्रक बराबर जो होता है वो होता है
त्रिभुज का केंद्रक बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। ये त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र होता है। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे पहले x1 है -3, x2 है 5, x3 है -1, y1 है 0, y2 है -2, y3 है 5। रख दिए -3 प्लस 5 प्लस माइनस -8 हो जाएगा और बटा 3 कॉमा y1 है आपका 0 और y2 है -2 तो प्लस माइनस -2, y3 है 5। इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा -6, क्योंकि 8 3 11 माइनस वाले को एक माइनस वाले को एक साथ कर देंगे तो 8 3 11, 11 में से 5 गया 6, बड़ा है 11 माइनस वाला तो -6 आ जाएगा बटा 3 कॉमा 5 में से जब 2 को घटाएंगे हम, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, 5 में से 2 घटाएंगे 3 आ जाएगा, क्योंकि बड़ा है 5 तो प्लस आ जाएगा। 3 से 6 कट गया -2 बार और 3 से 3 कट गया 1 बार, तो त्रिभुज का केंद्रक हो जाएगा -2 1। क्या हो जाएगा? -2 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण x² - 15x + 50 = 0 का विविक्तकर ज्ञात करें। तो विविक्तकर होता है या विवेचक दोनों क्या होता है? समान होता है। तो इसके लिए हम लिखेंगे a1 बराबर a बराबर 1, b बराबर -15 हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा 50। तो विवेचक d बराबर विविक्तकर या विवेचक दोनों एक ही है, तो d बराबर b² - 4ac। b का वैल्यू है -15 का स्क्वायर कर दिए, -15 है b का वैल्यू तो -15 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 50। -15 का स्क्वायर तो ऋणात्मक का घात सम है तो हमेशा आंसर धनात्मक होता है, तो 15 15 हो जाएगा 225 माइनस 5 का 20 200, तो 225 में से 200 घट के आ गया हमारा 25, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि बिंदु -12 और -18 का भुज है। तो हम जानते हैं कि इसको x इसको y लिखते हैं, तो x को कहते हैं हम भुज और y को कहते हैं कोटि या कुट। ठीक है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं इसको ट्रिक से कि क ख ग घ में क पहले आता है तो इसमें क बाद में आएगा, तो कोटि बाद में हो गया तो पहले कौन होगा? भुज, और अल्फाबेट के हिसाब से पहले x होता है तब y होता है, तो यहाँ क बाद में आता है तो y यानी कोटि हो गया या कुट हो गया, और वो x जो हो गया भुज हो गया, तो यहाँ भुज पूछ रहा है, तो x है -12 तो -12 भुज हो गया। डिटेल्स में हमने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परिधि होगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वृत्त के कोई भी चीज़ निकालने के लिए हमको त्रिज्या जरूरी होना चाहिए। तो पहले हम क्षेत्रफल के सूत्र से त्रिज्या निकालेंगे। तो क्षेत्रफल है 154, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो पाई का मान रख दिए r², 154 को रहने दिए 22, 7 इधर भाग में इधर आके गुना में हो जाएगा, 22 इधर गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, कट के आ गया हमारा 22 से 54 7 बार कट गया और गुणे 7, तो 7 गुणे 7 स्क्वायर उसी दिन बताए थे कि इधर आता है तो रूट चढ़ जाता है, 7 7 2 बार है तो एक बार बाहर निकल गया, तो त्रिज्या हमारा आ गया 7। तो वृत्त की परिधि होता है का सूत्र होता है 2πr, तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r का वैल्यू आया है 7, 7 से 7 कट गया तो 22 गुना 44 सेंटीमीटर हमारा वृत्त की परिधि निकल के आ गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 44 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 34 है कि द्विघात निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। तो हम इसको बनाएंगे, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -4 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर -5 दिया हुआ है। तो द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -4, x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है -5, तो x² माइनस माइनस प्लस 4x प्लस माइनस -5। तो इस तरह से अल्फा मूल दिया हुआ है, शून्यक का योग गुणनफल दिया हुआ है, तो इससे जो द्विघात बहुपद हो जाएगा x² प्लस 4x माइनस 5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी x² प्लस 4x माइनस 5। क्वेश्चन नंबर 35 है कि समांतर श्रेणी 5 8 11 14 का 12वां पद है। तो हम लिखेंगे कि पहला पद a, ठीक है, सार्वंतर a2 माइनस a1, तो दूसरा पद 8 है, 8 में से पहले पद को घटा लिए, सार्वंतर आ गया 3। तो 12वां पद है तो सूत्र होता है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो t12 यानी t 12वां बराबर हो जाएगा 5 प्लस n का n जो है हमारा पूछ रहा है, n 12वां पद दिया हुआ है तो n का वैल्यू 12 माइनस 1 और टी सार्वंतर हमारा आया है 3, तो 3 रख दिए। इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 प्लस 12 में से 1 गया 11 इंटू 3, 11 33, 33 5 हो जाएगा आपका 38। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 38। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है 16 का मिलान चिन्ह होगा। तो 16 का मिलान चिन्ह जो है तो हम
मिलान चिन्ह के लिए जानते हैं कि एक का मिलान चिन्ह होता है 1, 2 का होता है 2, 3 का होता है 1 2 3, 4 का होता है 1 2 3 4 और 5 का हो जाता है 1 2 3 4 5। इस तरह से आगे चलेगा तो 16 है, तो 16 के लिए हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 10, फिर 1 2 3 4 5 15 और 1 16। तो 16 का मिलान चिन्ह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 1 2 3 4 5 5 3 15 1 16। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोण P डिग्री त्रिज्या R वाले वृत्त के त्रिज्या खंड के कोण है तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। तो त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है, सूत्र होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे याद रखिए, और त्रिज्या खंड के चाप का सूत्र होता है, त्रिज्या खंड के चाप का सूत्र होता है थीटा बटा 360 2 पाई आर। और त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। पूछ रहा है त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र, तो थीटा के जगह पे दे दिया हुआ है पी, त्रिज्या तो आर दिया ही हुआ है, तो हम थीटा के जगह पे पी डाल दिए। तो इसको पी बटा 360 पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में है तो हम इसको गुना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर पी बटा 360। तो ऑप्शन के हिसाब से पाई आर स्क्वायर पी बटा 360 ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। तो हम उसी दिन बताए थे स्पर्श रेखा जो हो जाएगा वो हो जाएगा लंब, केंद्र से किसी बिंदु की दूरी जो हो जाएगा वो हो जाएगा कर्ण, तो ये हो जाएगा आधार। तो हमसे पूछ रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई, तो स्पर्श रेखा की लंबाई जो हो जाएगा लंब, तो लंब बराबर सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, लंब को एसपी माने हैं तो एसपी बराबर रूट अंडर 10 का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का। तो कर्ण आपका ये 10 सेंटीमीटर है तो 10 का स्क्वायर माइनस आधार 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, 100 में से 36 गया 64, तो 8 बाहर निकल गया। तो स्पर्श रेखा की लंबाई जो हो गई वो हो गई 8 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 39 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक या माध्यिका दोनों सेम होते हैं। तो माध्यक या माध्यिका बनाने के लिए पहला काम जो होता है हमारा, जो संख्या जो प्रेक्षण दिया रहता है या संख्या जो कहेगा उसको हम बढ़ते क्रम में पहले सजाते हैं। तो यहाँ प्रथम 6 अभाज्य संख्या है तो 6 अभाज्य संख्या लिखेंगे तो ये ऑलरेडी बढ़ते क्रम में है। दूसरा काम करते हैं, n बराबर हम काउंट करते हैं कि ये संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 है। अगर सम रहे तो बीच से, ये जो ऑब्जेक्टिव बनाने का मैं बता रहा हूँ, सम रहे तो बीच से 2 निकाल के दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। तो माध्यक बराबर हो जाएगा 5 + 7 बटा 2 12 बटा 2 6। अगर विषम रहता, इसके जगह पर अगर विषम रहता तो हम जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 है, इसका निकालना है, बढ़ते क्रम में सजाने के बाद ये आ गया तो इसका निकालना है। तो विषम, ये n बराबर 5 है, विषम हो गया तो सीधे बीच का जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा माध्यक। माध्यक के लिए फिर से समझते हैं कि माध्यक के लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर सम होगा, काउंट पहले बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाएंगे। पहला काम होगा बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाना, जिसको अवरोही या आरोही क्रम भी कहते हैं। बढ़ते या घटते क्रम में सजाने के बाद दूसरा काम होगा n बराबर काउंट करना कि संख्या कितना है। ठीक है, काउंट कर लिए, अगर सम हो गया तो बीच का 2 निकालेंगे, बीच का 2, ठीक है, और दोनों को क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, बीच का 2 निकाल के दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। अगर विषम हो जाएगा, n बराबर विषम हो जाएगा तो सीधे बीच का निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि विषम में बीच का आसानी से निकल जाएगा, वही हो जाएगा हमारा माध्यक। ठीक है, तो इसमें कह रहा है, तो इस सम है 6 सम है तो बीच का 2 निकाल लिए, तो 5 और 7 दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दिया, हमारा आ गया 6। अगला क्वेश्चन है आपका 40 नंबर, 2 पासा एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता। तो जब 2 पासा एक साथ उछाले जाएंगे तो जो परिणाम आएगा यही आएगा। ठीक है ना, तो कुल संभव परिणाम जो हो जाएंगे 36। और दोनों पर समान अंक 1 1 1 2 3 4 5 6, दोनों पर समान अंक 1 1 1 1 है,
दो दो समान अंक है, 3 3 4 4 5 5 6 6, क हो गया 1 2 3 4 5 6, तो ई के अनुकूल परिणाम की संख्या हो गया 6। तो पी बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या, तो हो जाएगा बराबर कुल संभव परिणाम 36 है, ई के अनुकूल कितना है 6, 6 बटा 36 कट के हो जाएगा 1 बटा 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1 बटा 6। इस तरह से अभी हमने आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 40 तक को हल किए। फिर अगले क्लास में हम आपको क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के 60 तक को हल कराएंगे। इसको अच्छे तरीके से देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, खासकर जो कमज़ोर बच्चे हैं वो इसको देखें, इसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, जैसा कि पहले वीडियो में मैंने बताया है, ये आपके मैट्रिक की जो बोर्ड परीक्षा 2023 में होने वाली है, उसमें आपका बहुत काम आएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक इसको फैलाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।